विवादों का सियासत में बड़ा गहरा नाता है, लेकिन आजकल मानो सियासत करने के लिए विवाद जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं। AIMIM के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने बयानों से कई बार पहले भी कटघरे में खड़े हो चुके हैं, लेकिन वो बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। मजहब के नाम पर वोट मांगकर एक नए विवाद को हवा दे दी है। अपने भड़काऊ भाषण में उन्होंने देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं पर किस तरह से सवाल उठाए हैं, आप भी सुनिए। मेरे प्यारे मुसलमानों, समझो क्या हालात हो रहे हैं। इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। बातों बातों में बात फिर बिगड़ गई। चुनाव से पहले वोट का मजहबी फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। अपने बयानों से कई बार विवादों में रहे अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबान से फिर शोले निकले हैं। उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और संसद की मर्यादा पर अपने मजहबी बोलों से सीधा आघात किया है। अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं, किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है। जुबान फिसली नहीं, बल्कि सोच समझकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ दलीलें गढ़ी हैं। मजहब के नाम पर खुलेआम वोट की चोट करने का दम भरा गया है, लेकिन सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अकबरुद्दीन ओवैसी खुद विधायक हैं, लेकिन आप भी सुनिए वो किस तरह देश की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं का मखौल बना रहे हैं। कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। मजहब के नाम पर ये दीवारें क्यों खड़ी की जा रही हैं? क्यों कुछ खास सियासतदान अपने अपने मजहबी किले को मजबूत करने में जुटे हैं? मजहब की सियासत का जो अंजाम देश ने आज़ादी की जंग के दौरान भुगता है, उसे इस मुल्क में किसी भी कीमत पर फिर से दोहराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। टीम न्यूज़ नेशन। अकबरुद्दीन ओवैसी किस तरह संविधान और लोकतंत्र दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं, आइए आपको ये भी बताते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 कहती है कि किसी भी कैंडिडेट को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वो या उसका एजेंट धर्म, जाति या भाषा के आधार पर चुनावी फायदा उठाता है। लेकिन लगता नहीं अकबरुद्दीन को इससे किसी तरह का कोई डर है। 2 जनवरी 2017 को देश की सबसे बड़ी अदालत की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि कैंडिडेट या उसके समर्थकों का धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। तो बेशक यहां अकबरुद्दीन ओवैसी किसी चुनावी सभा को संबोधित नहीं कर रहे थे, पर इससे उनके बयान पर सवाल कम नहीं होते और शायद इसीलिए उनके बयान पर सियासत में भी इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। भगवान करे वो 60 सीटें भी जीत करके आए, ये अच्छी बात होगी। किसने मना किया है उनको? लेकिन वो निकले तो, लेकिन वो केवल हैदराबाद के अंदर ही मंच लगा करके गाली देने का काम करते हैं, बाकी कहीं जाते नहीं। उनके बड़े भाई तो उत्तर प्रदेश दौरा करते हैं, तो सब जगह गए थे, मुस्लिम क्षेत्र के अंदर गए, उनको तो खारिज कर दिया, मुसलमानों ने ही उनको खारिज किया। तो इनके भाइयों की जो राजनीति है, देश की जनता उनको खारिज कर देगी। केवल वो गाली गलौज करते हैं। वो और संघ एक दूसरे के पूरक, एक ही तरह की नफरत और वैमनस्य की राजनीति करते हैं। इस मुल्क का मुसलमान समावेशी चरित्र की राजनीति में यकीन करता है। उसके लिए नेता जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो। इस चीज को वो भूल गए। जिस अंदाज में उसने बात की है वो मुनासिब अंदाज नहीं है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो ये कहता कि जो तुम्हारे पर जुल्म हुआ है, जिसने तुमको सताया तुम उतना ही उसको बोलो, ये इस्लाम की तालीम, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं देता, चाहे मारने वाली बात हो चाहे बोलने वाली बात हो। चलो, तो विवादों में है ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन, उनके विवादित बोल। तो विवादों में मुलायम की छोटी बहू भी है। दरअसल अखिलेश राज में जीवाश्रय संस्था को गौ सेवा आयोग की ओर से मिले फंड पर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जीवाश्रय को फंड देने में क्या
जानबूझकर मेहरबानी की गई। सवाल उठे हैं कि जीवाश्रय पर यह मेहरबानी इसलिए की गई क्योंकि इसका संबंध उनकी छोटी बहू अपर्णा से है। यह अलग बात है कि अपर्णा हमलावर तेवर में है और आरटीआई एक्टिविस्ट को मुंहतोड़ जवाब देने का दावा भी कर रही हैं। अपर्णा यादव जी ने स्वयं कहा था कि इस संस्था का संचालन उनकी देखरेख में हुआ जाता है। ये आरटीआई टेररिज्म ना फैलाए। तो यूं ही वो मुख्यमंत्री को लेके वहां दिखाने के लिए नहीं ले जाती। जो पत्थर इन्होंने मेरे चरित्र पे मारे हैं, मैं उन्हीं पत्थरों की सीढ़ी बनाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तो फिर यही सवाल आता, पहले उन्होंने ये दावा क्यों किया था? फंड का फंडा अभी साफ नहीं, लेकिन लड़ाई आर पार की हो चली है। जीवाश्रय से अपर्णा यादव का रिश्ता बताकर जो घमासान शुरू हुआ था, उसका जवाब देने के लिए अपर्णा और प्रतीक सामने हैं। हम समर्थक हैं जीवाश्रय के, हमारी तरफ से कोई पैसा नहीं गया है और पैसे की जो भी उसके अंदर एड्स मिली है वहाँ के जानवरों के लिए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हमारा और मेरा जो हस्बैंड है, उनका कोई इससे लाभ का कोई रिश्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम लाभ के पद पे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की गंदी मानसिकता लोगों ने जो ये सब मेरा नाम जोड़कर अपने आप को चमकाने के लिए जो काम कृत्य किया है, ये बड़ी हीन मानसिकता है। मामला मुलायम की छोटी बहू को लेकर उछला तो यूपी की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। एक आरटीआई के हवाले से दावा किया गया कि अखिलेश राज में गौसेवा आयोग का 86% फंड सिर्फ जीवाश्रय नाम की संस्था को दिया गया क्योंकि उसकी कर्ता धर्ता मुलायम की छोटी बहू है। ये अलग बात है कि अपर्णा और एनजीओ के सचिव इस दावे का दम निकाल रहे हैं, लेकिन सवालों का संग्राम जारी है। नहीं, ये एकदम निराधार बात है। सारे पेपर्स हैं, आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, गौसेवा आयोग हुआ या नगर निगम हुआ या रजिस्ट्रार के यहाँ से जहाँ से एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे कहीं पे भी उनका नाम नहीं है। और हम कई बार लिख के भी दे चुके हैं यहाँ पे कि अपर्णा यादव या प्रतीक यादव का कोई भी नाम इसमें हमारे एनजीओ में नहीं है। जैसे देखिए, ये चीज खुद स्वयं अपर्णा यादव जी ने कही थी जब वो कान्हा उपवन में मुख्यमंत्री जी को लेके गई थी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि ये संस्था उनके द्वारा संचालित की जाती है, तो जाहिर तौर पे मैं उन्हीं की बात कह रही हूँ। दस्तावेजों का दंगल जारी है। अपर्णा यादव सफाई के साथ कार्रवाई की धमकी दे रही हैं, तो जाहिर है कि लड़ाई अभी बाकी है। निखिल शर्मा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उधर बिहार में महागठबंधन के भीतर जुबानी जंग रह रहकर फूट पड़ती है। कल तक जेडीयू और आरजेडी के बीच बयानों का घमासान मचा था और अब जुबानी तीर का ठीकरा कांग्रेस का सर फूटता दिख रहा है। नीतीश कुमार कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। अब ये सिर्फ नसीहत है या फिर किसी नई सियासत की सुगबुगाहट, आप खुद समझिए और तय कीजिए। नीतीश किसी एक विचारधारा के नहीं, बल्कि कई विचारधारा के नेता हैं। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद की ये बात नीतीश को चुभ गई है। नाराज नीतीश ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। बकौल नीतीश, केवल इत्तेहाद की बात से बात नहीं बन सकती, कांग्रेस को विपक्ष का एजेंडा तय करना चाहिए। शुरू से हम लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं, सिर्फ विपक्षी एकता नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी होना चाहिए, एजेंडा तय होना चाहिए। वैकल्पिक क्या हमारा एजेंडा है, इसको लेकर हमें अपनी बात जनता के समक्ष रखनी चाहिए और इस आधार पर एकता और गोलबंदी होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने स्टैंड पर भी नीतीश ने सफाई दी। कहा कि अलग पार्टी के तौर पर उनका ये हक है कि वो किसी मामले पर दूसरों से अलग विचार रखें। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के मामले को इस कदर तूल दिया गया कि किसानों का मुद्दा पीछे छूट गया। इस मुद्दे को पीछे नहीं छूटना चाहिए था। राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार से राजनीतिक रूप से हाईलाइट कर दिया गया कि जो मूल मुद्दा अभी किसान का चल रहा था वो पीछे गया या नहीं गया। किसान के मुद्दे को तो कभी पीछे नहीं जाने देना चाहिए। जो वायदे किए गए थे उसका पालन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो सेट करना चाहिए। जिस विपक्ष की एकता बनाने में उनकी भी भूमिका थी, उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनको समर्थन करना चाहिए था। अपने आप का बचाव करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी भी समय है, भी राष्ट्रपति का मत नहीं पड़ा है, उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन सवाल केवल रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी की हिमायत का नहीं।
जीएसटी के समर्थन में भी आवाज बुलंद करके नीतीश ने अपने साथियों को भी पसोपेश में डाल दिया। अंदर खाने की बात दरअसल ये है कि नीतीश को विपक्ष में भी उतनी तवज्जो नहीं मिल रही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लिहाजा नीतीश ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है, केवल और केवल आरजेडी को मिलाकर रखने की रणनीति। जेडीयू और आरजेडी चट्टान की तरह से मजबूत हैं और किसी दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं के वक्तव्य को इस मामले में हम महत्वपूर्ण नहीं मानते। नीतीश बेशक ये दावा कर रहे हों कि वो ना तो विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट दूसरी पार्टियों के पीएम पद के उम्मीदवार, लेकिन हकीकत उनकी हसरतों को बेपर्दा कर रही है। सियासत की समझ रखने वाले इतना तो समझ ही सकते हैं कि इन दोनों ही मसलों पर नीतीश के लिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाना जरूरी होगा। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। और अब खबर झारखंड के दुमका से, जहां एक बार फिर भीड़ का बेरहम चेहरा सामने आया। यहां कुछ महिलाओं ने रेप के आरोप में एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। पहले रस्सी से बांधा, फिर जमीन पर घसीटा, लाठी डंडों से की पिटाई, पीट पीट कर ली जान। ये भीड़ तंत्र का इंसाफ है। भीड़ कानून हाथ में लेकर खुद गुनहगार बन गई। इस भीड़ के सिर पर मौत का जुनून सवार है। आखिर इस भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? चारों तरफ लोगों का मचमा लगा है, लेकिन कोई इसे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? तस्वीरें झारखंड के दुमका जिले की है। यहाँ के रामगढ़ इलाके में मिथुन नाम के एक शख्स की बांधकर पिटाई की गई। गांव की महिलाओं ने मिथुन को लाठी डंडों से तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। आरोप है कि मिथुन ने 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी थी। गांव में एक 8-9 वर्षीय की बच्ची का शव मिला, तो उसी के हत्या के आरोप में अगल बगल गांव के ही कोई रहने वाला है मिथुन। तो मिथुन को वहां के ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी जमकर मारपीट की, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी भी मृत्यु हो गई। वारदात 29 मई की बताई जा रही है। बच्ची की हत्या से गुस्साए गांव वालों ने रेप के आरोपी को पकड़कर बांध दिया। बाद में सर पर कफन बांधे महिलाओं की भीड़ ने मिथुन को पीट पीट कर मार दिया। पुलिस अभी तक दोनों के शव को बरामद कर लिया है और आगे अग्रतर कार्रवाई जारी है। डेड बॉडी रिकवर कर लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला एक मासूम के रेप और हत्या से जुड़े होने की वजह से हो सकता है कि गांव वाले मिथुन की हत्या के आरोपियों को बचा रहे हों। ये भी मुमकिन है कि कोई उनके खिलाफ गवाही के लिए सामने न आए, लेकिन कानून के राज में भीड़ तंत्र के इंसाफ की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। दुमका से विकास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर एयर इंडिया के प्लेन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बागडोगरा से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में अचानक एसी खराब हो गया, जिसके बाद मुसाफिरों ने जमकर हंगामा किया। उड़ान के दौरान आसमान में खराब हुआ प्लेन का एयर कंडीशनर। पैसेंजर्स को सांस लेने में हुई तकलीफ। फ्लाइट में मैगजीन्स से फैनिंग करते दिखे मुसाफिर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें एयर इंडिया की उस फ्लाइट की है जो बागडोगरा से दिल्ली की उड़ान पर थी। फ्लाइट में एसी खराब होने की वजह से यात्रियों को घुटन में सफर करना पड़ा। मजबूरी में लोग हवा के लिए अखबार और मैगजीन्स यूज कर रहे थे। दावों के मुताबिक कुछ यात्रियों ने इस दौरान ऑक्सीजन मास्क भी लगाया, लेकिन ये भी कथित तौर पर काम नहीं कर रहे थे। इस दौरान यात्रियों की केबिन क्रू मेंबर से तीखी झड़प भी हुई। वहीं जब वीडियो बनाए जाने से एक स्टाफ ने रोका तो पैसेंजर्स का गुस्सा कुछ इस तरह बाहर आया। ऐसे नहीं चल रहा है, सारे परेशान हो रहे हैं। कोई आदमी इसके अंदर है, देखिए को परेशानी हो रही है और ऊपर से कहते वीडियो मत बनाओ इसके अंदर। क्या दिखाएंगे ना, किसी को पैसे नहीं दिए क्या? किसी ने 30,000 रुपए टिकट कराया इमरजेंसी के अंदर। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने फ्लाइट केबिन क्रू से एयर कंडीशनर के खराब होने की शिकायत की तो उन्होंने भरोसा दिया कि कुछ समय बाद एसी ठीक हो जाएगा, लेकिन एसी ठीक नहीं हुआ। राहत की बात ये रही कि 168 यात्रियों को दिल्ली लेकर आ रही इस फ्लाइट ने दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने भी फ्लाइट में एसी के खराब होने और यात्रियों के विरोध करने की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया ने कहा है कि एक तकनीकी मामला है जिसकी जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
और एयर इंडिया की जो सर्विसेज है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, खुद घाटे में चल रही है और इसीलिए आज नौबत आ रही है कि उसके डिसइन्वेस्टमेंट को मंजूरी देनी पड़ गई। आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ये बारिश बर्बादी और बाढ़ लेकर आई है। गुजरात के कई जिलों में लोग बारिश के बाद आई बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और उफनाती नदियां गुजरात के लिए बड़े खतरे का अलार्म बजा रही हैं। पहली तस्वीर गुजरात के पाटन की है, जहां बांध ओवरफ्लो होने के कगार पर पहुंच गए हैं, लिहाजा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। पानी के इस प्रवाह और वेग को देखकर कोई भी सिहर सकता है। तस्वीरें पाटन के सरस्वती डैम की हैं, जहां बारिश के चलते नया बरसाती पानी डैम में पहुंचने लगा है। पानी ओवरफ्लो होने की वजह से एहतियातन सरस्वती डैम के 4 गेट खोल दिए गए और 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसलिए नदी के तटीय गांव को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन नदियों से छोड़ा गया पानी शहर से लेकर गांव में सितम ढा रहा है। सिद्धपुर में कई जगहों पर कच्चे मकान भी ढह गए। शहर का आलम यह है कि जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। पुराना फिगर देखे तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है जुलाई के 3 तारीख तक, बट ये अभी तक 24% ऑफ द टोटल सीजनल रेनफॉल हो गया है। बनासकांठा का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने इलाके की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। खेत खलिहान और मैदान से लेकर सड़कें तक पानी में लबालब हैं। भारी बारिश के बाद आए सैलाब की वजह से कई स्कूलों में छुट्टियां भी बढ़ा दी गईं। बनासकांठा जिले में 3 से 6 इंच बारिश दर्ज की गई। बनासकांठा में बारिश के चलते हुए हादसे में 3 बच्चों की मौत की भी खबर है। वहीं पालनपुर तहसील के कुंभासम गांव में भारी बारिश के चलते 27 पशुओं की मौत की खबर है। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद का यह हाल सिर्फ 2 इंच की बारिश के बाद हो गया है। जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। अहमदाबाद में भी दूसरे दिन बादलों की आवाजाही के बीच रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। गुजरात में हो रही भारी बरसात का बुरा असर रेल ट्रैफिक पर भी पड़ रहा है। इसके चलते करीब 8 जगहों पर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और कल से पीएम मोदी इजरायल दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे से भारत और इजरायल के संबंधों में और भी मजबूती आने की उम्मीद है। मोदी के दौरे पर इजरायली लोगों ने क्या कुछ कहा, बात की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। हम इस वक्त पहाड़गंज स्थित दिल्ली के चबाद हाउस में, और यहाँ पर दरअसल एक ऐसे सेंटर के तौर पर इस जगह को आप देख रहे होंगे जहाँ इजराइल से आने वाले तमाम जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं और यहीं से देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। साथ ही दिल्ली में रहने वाले भी जो यूएस कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी एक कल्चरल सेंटर है, फूड के लिए, रिलीजन के लिए और अपनी सोसाइटी कनेक्ट होने के लिए इसे बेहतर तौर तरीके पर देखा जा सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। ये और बात है कि यहाँ हिंदी में बातचीत करने वालों की संख्या थोड़ी कम है। यू आर इन इंडिया, हाउ मच यू आर एंजॉयिंग हियर एंड द पीएम मोदी विजिट टू इजराइल, हाउ डू यू से? How her people Israel, I want come India, I want come India. The Israelis in India learn to the local people here and see how all the kinds of India. It's something amazing. Look, Israel, Jewish people always they were in business, and India is a very, very big place for make business. Many Jews were here before and going to be here forever. I hope till our temple will build in Jerusalem. तो कह सकते हैं कि बेहतर आशा के साथ और उम्मीदों के साथ लोग जो हैं वो मोदी के इजराइल विजिट को रिलेट कर रहे हैं। जाहिर है यूएस कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि इस विजिट से इंडिया इजराइल के संबंध तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ भारत और इजराइल को एक दूसरे के करीब आने में भी बेहद मदद मिलेगी। बिल्कुल कमर किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर, हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।